हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो अभय गौर, पार्थ, रॉबिन एम, श्रीराम सिंह, रॉयल गेमिंग, तुषार सरकार, मिसाला राजू, शिवा तिवारी, प्रशांत आदे, डी सिंह, अरविंदर, रामेश्वर राजपूत, निर्मल्या बेहेरा, वंशदीप, संदीप भारतीय, रैंडी ब्रार, सागर वेंगांकर, खगेश चौधरी, निशांत, खौफनाक कहानियाँ, अभिसार शुक्ला और ध्वनि पटेल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। और जल्द ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि मेंबर्स ओनली होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। आज जो पहली स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे दिल्ली से राहुल जी ने भेजी है। ये इंसिडेंट उनके चचेरे भाई अमित के साथ हुआ था। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना अमित जी के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम अमित है, मैं एक डॉक्टर हूं और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हुई थी। ये बात साल 2017 की है। दरअसल उस समय मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी कर रहा था। तो मेडिकल कॉलेज में मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी हुई थी। मैंने इमरजेंसी वार्ड में आने वाले हर तरह के मरीज को देखा है। ऐसे ऐसे मरीज जिनके हाथ पाँव तक एक्सीडेंट में कट चुके होते थे। इस तरह के हालात में काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मुझे ये सब देखना ही था। इमरजेंसी वार्ड में मेरी ड्यूटी 16 घंटे की थी, इसलिए मुझे घर जाने का समय भी बहुत कम ही मिलता था। मैं घर जाकर खाना खाता और थोड़ी देर रेस्ट करके वापस मेडिकल कॉलेज आ जाता था। तो ऐसे ही एक दोपहर को मैं मेडिकल कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर था। पर उस समय मैं अपने एक साथी जिनका नाम सुमित है, उनके साथ कैंटीन से कुछ सामान लेने गया था। तभी सामान लेते हुए ही हमारे पास फ़ोन आया कि जल्दी से तुम दोनों इमरजेंसी वार्ड में आ जाओ, यहाँ एक पेशेंट है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। फिर तुरंत ही मैं और सुमित इमरजेंसी वार्ड पहुँच गए। वहाँ जाकर हमने देखा कि उस पेशेंट को बहुत ही भयानक दौरे पड़ रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो बहुत ही भयानक आवाज़ में चिल्ला भी रहा था। हमारे वहाँ पहुँचते ही वहाँ मौजूद दूसरे डॉक्टर्स ने हमको बताया कि हमने इनके सभी टेस्ट कर लिए हैं और सभी टेस्ट नॉर्मल निकले हैं। हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको हुआ क्या है। दूसरे डॉक्टर्स की ये बात सुनकर सुमित ने कहा कि भाई, मुझे ये कोई बीमारी नहीं लगती, मेरे ख्याल से ये कोई ऊपरी चक्कर है, इसको हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। सुमित की इस बात पर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स उसकी शक्ल देखने लगे। फिर उन डॉक्टर्स ने मेरे दोस्त से कहा कि क्या मतलब हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम। फिर इसके बाद डॉक्टर्स ने उस मरीज को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर रात को 8 बजे जब उस मरीज को होश आया तब वो बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ तक कि उसको ये भी याद नहीं था कि वो हॉस्पिटल क्यों आया है। फिर काफ़ी देर तक सब कुछ ठीक रहा, पर रात के 11 बजे दोबारा से उस मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं भी उस मरीज के पास बाकी डॉक्टर्स के साथ मौजूद था। फिर हमने देखा कि वो मरीज अब किसी जानवर की तरह हरकतें कर रहा है और साथ ही वो किसी जानवर के जैसे गुर्रा रहा है। वो मरीज बहुत ही भयानक तरीके से गुर्रा रहा था। वो सब ऐसा था जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन चल रहा हो। उस आदमी को इस तरह की हरकतें करते देखकर पूरा स्टाफ घबरा गया था। फिर थोड़ी देर बाद ही उस आदमी के हाथ पैर अपने आप बहुत बुरी तरह से अकड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके हाथ पैरों को पकड़ के बहुत ताकत से मरोड़ रहा हो। ये सब देखकर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर इस शख्स को हो क्या रहा है और इसको ठीक कैसे किया जाए। फिर जब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया तब उन्होंने फिर से उस मरीज़ को एनेस्थीसिया दे दिया। पर इस बार वो मरीज़ एनेस्थीसिया से भी बेहोश नहीं हो रहा था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर बहुत हैरान थे। फिर कुछ देर तक चीखने चिल्लाने के बाद वो शख्स बेहोश हो गया। इसके बाद रात भर के लिए उस शख्स के पास मेरी और एक नर्स की ड्यूटी लगा दी गई। फिर जैसे जैसे रात बीतने लगी वैसे वैसे उस शख्स से हमें डर लगने लगा था। हमको ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस शख्स के आसपास मंडरा रही है। कई बार तो मुझे उस शख्स के पास से किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर रात के 2 बजे मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गया। उस समय मेरे साथ वाली नर्स भी किसी काम से रूम के बाहर गई हुई थी। तभी सोते हुए ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा है। मेरे गले पर इतना दबाव पड़ रहा था कि दर्द की वजह से मेरी आँख खुल गई थी, पर आंखें खुली होने के बावजूद भी मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल जम सा गया था। फिर उसी हालत में मैंने देखा कि एक आदमी के जैसा बहुत बड़ा काला साया ठीक मेरे सामने खड़ा है। वो काला साया इतना लंबा था कि उसका सर कमरे की छत से टकरा रहा था।
उस काले साए की आंखें बहुत बड़ी और खून जैसी लाल थीं। मैं 15 मिनट तक ऐसी ही हालत में पड़ा रहा। फिर अचानक से मेरे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और तब मैं नॉर्मल हो गया। फिर नॉर्मल होने के बाद मैंने देखा कि मेरा पूरा स्टाफ मेरे पास खड़ा होकर मुझे घूर रहा है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। पर तभी मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि मेरे हाथ पैर भी उसी मरीज की तरह बहुत ही बुरी तरह से अकड़ रहे थे। इसके बाद मुझे आराम करने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। फिर मैं चुपचाप घर जाकर सो गया। मैंने घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन जब मैं वापस हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उस अजीब हरकतें करने वाले मरीज को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। उस दिन के बाद से मेरे साथ कभी भी कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कोरा से ली है। ये घटना प्रशांत नाम के शख्स ने कोरा पे शेयर की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम प्रशांत है और आज मैं आपको अपने नाना जी के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। इस समय मैं मुंबई में रह रहा हूँ, पर मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है और यहीं पर मेरे नाना जी के साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी। ये घटना साल 1965 की है। उस समय मेरे नाना जी की आगरा की एक फैक्ट्री में नई नई जॉब लगी थी। वैसे तो नाना जी बरेली ज़िले के रहने वाले थे, लेकिन काम की वजह से उनको आगरा में एक किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। आगरा शहर में नए होने की वजह से नाना जी को वहाँ के रास्ते सही से याद नहीं थे। नाना जी की ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक की थी, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से अक्सर उनको घर लौटने में देर हो जाती थी। तो एक बार की बात है, नाना जी को फैक्ट्री से घर लौटने में रात के 11:30 बज गए थे। नाना जी बस से अपने कमरे तक जाते थे, लेकिन उस दिन रात ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी आखिरी बस भी निकल गई थी, इसलिए नाना जी पैदल ही घर के लिए निकल गए। फैक्ट्री से घर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर थी, इसीलिए उनको अकेले घर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर घर के आधे रास्ते तक पहुंचने पर नाना जी ने देखा कि एक जगह पर टेंट वगैरह लगा हुआ है और काफ़ी बैंड बाजा भी बज रहा है। नाना जी ने सोचा कि शायद किसी की शादी हो रही है। यही सोचकर नाना जी उस तरफ ध्यान ना देते हुए अपने रास्ते पर आगे जाने लगे। फिर जैसे ही नाना जी उस सजावट वाली जगह के सामने से निकलने लगे, वैसे ही 2 लंबे लंबे आदमी नाना जी के पास आ गए। वो आदमी दिखने में बहुत ही अजीब थे। उनका पूरा शरीर बिल्कुल सफ़ेद और बहुत ही पतला था। वो दिखने में बिल्कुल जिंदा लाश जैसे लग रहे थे। फिर उन दोनों में से एक शख्स ने नाना जी से कहा, नमस्कार बड़े साहब, कैसे आना हुआ। उस आदमी की बात पर मेरे नाना जी ने कहा कि माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप मुझको जानते हैं। नाना जी की बात पर उस शख्स ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं जानते, पर यहाँ हमारे दोस्त की शादी हो रही है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे यहाँ इस दावत में हिस्सा लें। हम आपको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। मेरे नाना जी को वो दोनों आदमी कुछ अजीब लगे, इसीलिए उन्होंने उनकी शादी की दावत में जाने से मना कर दिया। इस पर वो दोनों शख्स थोड़ा नाराज़ होकर मेरे नाना जी से बोले कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमको बुरा लगेगा। इस बात पर नाना जी ने फिर कहा कि आपने मुझे दावत पर बुलाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैसे भी मैं खाना खा चुका हूँ और अब मैं सीधा घर जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद भी वो लोग मेरे नाना जी से दावत में जाने के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए नाना जी ने कहा कि देखिए, मेरा पेट तो भरा हुआ है, आप लोग एक काम करिए, कुछ खाना अगर आप पैक करके दे सकते हैं तो दे दीजिए, मैं वो खाना घर जाकर खा लूँगा। नाना जी की इस बात पर उन दोनों अजीब आदमियों ने एक थैले में खाने का कुछ सामान लाकर मेरे नाना जी को दे दिया। खाना देकर उन आदमियों ने मेरे नाना जी से कहा, इससे स्वादिष्ट खाना आपने आज तक नहीं खाया होगा, बस इसको ठंडा होने से पहले ही खा लेना। इसके बाद नाना जी ने उस आदमी को धन्यवाद कहा और फिर वो वहाँ से आगे चले गए। फिर वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ते ही जब नाना जी ने पलट कर पीछे देखा तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान थे कि अब वहाँ पर कोई भी सजावट नहीं थी, ना कोई टेंट, ना कोई दावत और ना कोई गाना बजाना। सब कुछ बिल्कुल अचानक से गायब हो चुका था। ये देखकर नाना जी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ गायब कैसे हो गया। मेरे नाना जी भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर घर आकर नाना जी ने खाने का वो थैला एक किनारे रख दिया और चुपचाप वो सो गए। अगले दिन जब नाना जी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब उनको याद आया कि कल रात वो किसी दावत से खाने का कुछ सामान लेकर आए थे
नाना जी ने सोचा कि रात का खाना अब तक खराब हो गया होगा। यही सोचकर नाना जी खाने का वो थैला लेकर घर के बाहर चले गए, खाना फेंकने के लिए। फिर जब उन्होंने उस थैले से खाना निकालकर फेंका, तब उन्होंने पाया कि उसके अंदर बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। वो हड्डियाँ किसी जानवर की हैं या किसी इंसान की, ये उनको समझ नहीं आ रहा था। उन हड्डियों को देखकर नाना जी बहुत डर गए थे। फिर ये पूरी बात नाना जी ने अपने एक दोस्त को बताई, तो उनके दोस्त ने नाना जी से कहा कि जहाँ पर तुमने शादी होते हुए देखी थी वहाँ पर कब्रिस्तान है, और मुझे लगता है कि तुम कल रात भूतों की दावत में पहुँच गए थे। ये बात सुनकर नाना जी भी बहुत हैरान थे, पर फिर भी उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि वहाँ पर भूतों की दावत चल रही थी। दोस्तों, ये थी दूसरी हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और हॉरर स्टोरी जो कि सुधन नाम के शख्स के साथ घटी सच्ची घटना है। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम सुधन है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुआ एक बहुत ही डरावना और बहुत ही दुखद हादसा बताने जा रहा हूँ। ये घटना साल 1999 की है। तब मैं चौथी क्लास में था। उस समय मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम नवीन था। वो मेरी क्लास में ही पढ़ता था और उसका घर भी मेरे घर के बिल्कुल सामने था। मैं अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। उसकी मम्मी मुझे अपने बेटे के जैसे मानती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरे खाने के लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करती थी। तो बात यह है कि मेरे स्कूल में जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तब मेरे घर वाले मुझे मेरे नाना नानी के घर भेज देते थे। फिर छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद ही मेरे पापा मुझे वापस घर ले आते थे। तो ऐसे ही एक बार हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां आई थीं। तब मेरे पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर भेज दिया था। फिर दोबारा स्कूल खुलते ही पापा मुझे वापस घर ले आए। मैंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था, पर स्कूल में मुझे मेरा दोस्त नवीन नहीं दिखता था। पता नहीं क्यों वो स्कूल नहीं आ रहा था। मैं नवीन के घर भी गया था, पर वहाँ भी ताला लगा हुआ था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नवीन स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो कुछ और दिनों के लिए छुट्टियाँ मना रहा होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक रात को मैं जब सो रहा था, तभी अचानक न जाने किस वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट लगने लगी। मेरे घर में टॉयलेट घर के बाहर की तरफ आंगन में बना हुआ है। तो जब मैं टॉयलेट करके वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। फिर जब मैंने उस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो पाया कि वो आवाज़ मेरे दोस्त नवीन के घर के पास से आ रही है। फिर मैं तुरंत भागकर नवीन के घर के पास चला गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरे दोस्त नवीन की मम्मी अपने घर के बाहर खड़ी होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। नवीन की मम्मी को रोते देखकर मैंने उनको आवाज़ लगाते हुए कहा कि क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी इस बात का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से कहा, क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? दोबारा भी उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर उनको रोते हुए देखने लगा। वहाँ पर खड़े खड़े मुझे 15 मिनट बीत गए, पर तब भी नवीन की मम्मी वहाँ खड़ी होकर रोती रहीं। फिर तभी अचानक से मेरी मम्मी घर के बाहर निकल आईं और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा कि क्या हुआ सुधन, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो, नवीन की मम्मी अपने घर के बाहर खड़ी होकर रो रही हैं। मेरी बात सुनते ही मेरी मम्मी बहुत घबरा गईं। वो तुरंत मेरे पास आईं और मुझसे बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर लेकर चली गईं। मेरी मम्मी मुझे पूजा वाले कमरे में लेकर गईं और वहाँ पर वो कुछ प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने मुझे गंगा जल पिलाया और मेरे ऊपर भी गंगा जल छिड़का। उस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। तब तक मेरी मम्मी ने रात की सारी घटना मेरे पापा को बता दी थी। फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब मैं छुट्टियों में नाना नानी के घर गया हुआ था, तभी एक दिन नवीन के पापा और मम्मी में किसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था, जिससे दुखी होकर नवीन की मम्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद से ही नवीन के पापा नवीन को लेकर यहाँ से कहीं चले गए हैं। पापा ने यह भी कहा कि इस घटना के बारे में वो मुझे नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस हादसे के बारे में जानकर मुझको बहुत दुख होगा। ये सारी बातें सुनकर दुख के मारे मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच रहा था कि इतने बुरे समय में मैं अपने दोस्त के साथ नहीं था। मुझे नवीन की मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरे लिए वो दूसरी माँ जैसी थी। उस घटना के बाद से आज तक मैंने नवीन को नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक दिन के लिए लेट हूँ और उसके लिए भी मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे। उस टॉपिक पर अभी तक यूट्यूब पर वीडियो ही नहीं बना है क्योंकि मैंने खुद उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पर सर्च किया था। खैर, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।